So in second chapter, this is the second indicator which shows you how much development uh, is there in a country. इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट जैसे कल समझाया था, इसका मतलब कि तुम्हारी कंट्री में डेवलपमेंट कितना हुआ है वो समझाने वाले, वो मेजर करने वाले। जो हमारे पास इंडिकेटर्स है उसमें सबसे पहले हमने नेशनल इनकम देखा था, जिसमें अपने रियल नेशनल इनकम देखा था। अभी अपने क्या देखेंगे यहाँ पे, ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम। इट इज वेरी क्लोजली अटैच्ड टू national income. So according to these indicator, when per capita income of a country increases for a long period continuously, कौन सी पर कैपिटा यानी पर पर्सन इनकम, एक इंसान की इनकम नॉर्मली जिसको बोली जाती है कि पर हेड इनकम कितनी होती है वो, तो हम ऐसा मान सकते हैं, इट कैन बी सेड दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज टेकन प्लेस अगर वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती है फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। हाँ, सो पर कैपिटा इनकम इज एवरेज इनकम पर हेड, इसको अपने एवरेज इनकम बोले। पर कैपिटा इनकम इज ग्रॉस नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। देखो मैंने बोला था ना कि ये अटैच्ड है नेशनल इनकम के साथ में। आपको सबसे पहले ग्रॉस नेशनल इनकम फाइंड आउट करनी पड़ेगी। दैट मीन्स जो ऊपर मेथड से हमने नेशनल इनकम फाइंड आउट करने का देखा, वैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे एंड देन आफ्टर वी विल डिवाइड द सेम विद द पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री, यानी हमारी कंट्री की पॉपुलेशन के साथ में इसको डिवाइड कर देंगे। दैट वाज डन लास्ट इन लास्ट एकेडमिक ईयर आल्सो। दिस इंडिकेटर टेक्स इनटू अकाउंट द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री टू। तो यहाँ पे दैट्स व्हाई एंड हेंस आपको ये एक मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई पर कैपिटा इनकम इज सुपीरियर टू द नेशनल इनकम एज एन इंडिकेटर। वो कैसे सुपीरियर माना जाता है? बिकॉज वो पॉपुलेशन को भी कंसिडरेशन में रखता है, इसकी वजह से। द एक्सपर्ट्स ऑफ यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हैव रिकमेंडेड पर कैपिटा इनकम एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इसी में बिलीव करता है। याद रखो कि एवरी कंट्री इन दिस वर्ल्ड वो मेजर करती है अपनी कंट्री की पर कैपिटा इनकम। इसके पीछे का कारण ये है कि दिस इज सच एन इंडिकेटर विच इज वेरी इजी टू कंपेयर। कंपैरिजन करना इससे काफी आसान हो जाता है। एंड साथ में ये भी पता चलता है, अगर अपने डिकेड बाय डिकेड कंपैरिजन करेंगे 10 साल के अंदर हमने कितना प्रोग्रेस किया, तो ये भी जानना आसान है। और दो कंट्रीज के बीच में अगर कंपैरिजन करना हो तो ये भी आसान होता है। जस्ट एज नेशनल इनकम इफ पर कैपिटा इनकम इज हाई, अगर पर कैपिटा इनकम ज्यादा है तो यहाँ पे भी ऐसा माना जाएगा कि डेवलपमेंट और उसका ग्रोथ रेट समझो वो भी हाई है साथ में, तो हम मान के चलेंगे कि कंट्री के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है। राइट, तो पर कैपिटा इनकम अगर हाई तो हम मानेंगे कि डेवलपमेंट हो रहा है, उसका ग्रोथ रेट अगर हाई है। लेकिन इसमें तीन अलग अलग चीजों को अपने ध्यान में रखना है। पहली बात तो कि अगर कंट्रीज पर कैपिटा इनकम राइजेस एट अ फास्टर रेट, तो इसका मतलब ये हुआ कि डेवलपमेंट इज सेड टू बी फास्ट, हमारी कंट्री में डेवलपमेंट ज्यादा जल्दी हो रहा है, ऐसा मान के चलेंगे। इफ पर कैपिटा इनकम ग्रोज एट अ स्लो रेट, लेकिन अगर पर कैपिटा इनकम स्लोअर इंक्रीज हो रही है तो हम मानेंगे कि डेवलपमेंट इज स्लो। लेकिन अगर पर कैपिटा इनकम कांस्टेंट है, यानी इंक्रीज भी नहीं हो रही है डिक्रीज भी नहीं हो रही, देयर इज स्टेग्नेशन, स्टेग्नेशन मतलब स्टेबल है। और अगर पर कैपिटा इनकम फॉल होती है तो डेवलपमेंट नेगेटिव माना जाता है। राइट, बट फॉल होना इट्स रादर नॉट प्रैक्टिकल कि हम मान के चले कि किसी कंट्री में ये फॉल भी होती है, बिकॉज एवरी कंट्री स्ट्राइव्स फॉर डेवलपमेंट। हर कंट्री चाहती है कि हमारी कंट्री में डेवलपमेंट हो। एंड दैट्स व्हाई जब भी डेवलपमेंट की बात आती है ना, तब उसके साथ में क्या होता है, हम देखते हैं कि पर कैपिटा इनकम राइज होती है ना। तो हमने तीन बातें सीखी इसके अंदर, चार चीजें वैसे तो अगर ग्रोथ रेट पर कैपिटा इनकम का फास्टर हो रहा है तो हम समझेंगे डेवलपमेंट फास्टर है। और अगर ग्रोथ रेट स्लोअर है, मतलब इंक्रीज तो हो रही है पर कैपिटा इनकम लेकिन स्लो रेट पे, तो हम मान के चलेंगे कि डेवलपमेंट हो रहा है बट इट इज स्लोअर। अगर पर कैपिटा इनकम कांस्टेंट रहती है, मतलब चेंज नहीं होती, तो कंट्री का डेवलपमेंट स्टेगनेंट हो चुका है, मतलब स्टेबल, अब आगे भी नहीं बढ़ रहा है पीछे भी नहीं जा रहा है, वो भी गलत चीज है।
और अगर कंट्री की पर कैपिटा इनकम फॉल होती है यानी कम हो रही है तो हम मान के चलेंगे कि डेवलपमेंट इज नेगेटिव। नाउ सी वाई पर कैपिटा इनकम। तो उसके पीछे का कारण सबसे बड़ा तो यही है कि कोई भी कंट्री ये चाहती है कि डेवलपमेंट का मतलब होना चाहिए टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। यानी कंट्री के जो सब्जेक्ट है यानी जो कंट्री की पॉपुलेशन है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होना चाहिए। एंड टू रेज द ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विच द बेस्ट इंडिकेटर इज पर कैपिटा इनकम। तो अगर लोगों की इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियस बात हो जाती है हमारे लिए कि उस कंट्री के अंदर अगर सबकी इनकम बढ़ेगी तो मतलब ये होता है कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, हम ऐसा मान के चलेंगे। और लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंप्रूवमेंट आया है ऐसा मान के चलना है। बट यहाँ पे डेवलपमेंट, if development does not improve the standard of living of the people, in real sense it cannot be called as development। आप समझोगे लोग डेवलपमेंट हुआ बट उससे आम आदमी को कोई फायदा नहीं हो रहा है, उसकी इनकम कोई बड़ी नहीं, या तो उसका जो पहले खाने पीने का था वैसा ही अभी वो खा पी रहा है, जैसा पहनता था जैसा एजुकेशन लेता था वैसा एजुकेशन अभी भी ले रहा है। तो इससे डेवलपमेंट माना नहीं जाता कि रियल सेंस में डेवलपमेंट नहीं है। सो इसीलिए पर कैपिटा इनकम इंक्रीज लीडिंग to physical betterment of the people is considered to be a good indicator। यानी बाकी सब में फिजिकल क्वालिटी के बारे में बात करें तो वो तो सेकेंडरी थिंग आती है, लेकिन उससे पहले हम सबसे पहली चीज तो ढूंढेंगे कोई भी कंट्री के अंदर, एंड दैट वुड बी पर कैपिटा इनकम। हियर राइज इन पर कैपिटा इनकम improves फिजिकल वेलफेयर ऑफ एन इंडिविजुअल। फिजिकल वेलफेयर का मतलब क्या? मेंटली वो सेटिस्फाइड है कि नहीं वो नहीं जानना, स्पिरिचुअली वो सेटिस्फाइड है कि नहीं वो नहीं जानना, बट मोर इनकम दैट मीन्स मोर गुड्स अवेलेबल। ज्यादा गुड्स आपके पास अवेलेबल है, एंड इन केस इफ यू हैव मोर गुड्स अवेलेबल तो इसका मतलब क्या होता है? यू विल बी मोर कंटेंटेड, यानी आप सेटिस्फाइड ज्यादा होते हो, ज्यादा अच्छा खा पी सकते हैं। सो यहाँ पे राइज इन पर कैपिटा इनकम आपका फिजिकल वेलफेयर इंप्रूव करता है, एंड हेंस इट इज द रियल इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। राइट, अब इसका टेबुलर एक्सप्लेनेशन यहाँ पे साइड पे दिया गया है। सी नाउ नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे की पर कैपिटा इनकम आप देख सकते हो हाईएस्ट 64,992, वेयर द पॉपुलेशन इज इन लैक्स नॉट इन क्रोर्स। इनकी पॉपुलेशन, नॉर्वे की पॉपुलेशन करोड़ों में नहीं है, लाखों में है। यानी इट इज अ कंट्री, लेकिन कंट्री होने के बावजूद भी उसकी पॉपुलेशन अहमदाबाद से भी कम है। सो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए हर किसी को इतने चांसेस मिलते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया के लिए जो है ना वो पॉपुलेशन प्रॉब्लम है। द बेसिक प्रॉब्लम हियर इज पॉपुलेशन प्रॉब्लम, जिसको इकोनॉमिक मानो, सोशल मानो, पॉलिटिकल मानो, हर तरह की प्रॉब्लम है। फिर अमेरिका भी की भी बात करें हम तो देखो कितनी पर कैपिटा इनकम है, 52,947। श्रीलंका की बात करें इट इज 9,779, मोर देन अस। एंड अगर हम बात करें चाइना की तो 12,000 समथिंग। इंडिया की बात करें 5,497, बट वी आर हैप्पी बिकॉज वी आर अहेड ऑफ पाकिस्तान। जस्ट वन रीजन टू स्माइल एंड दैट इज कि हम पाकिस्तान से आगे, पाकिस्तान हमसे आगे नहीं निकलना चाहिए बस। पेट्रियोटिज्म यही पे खत्म हो जाता है अपना। देखो अब ग्रोथ रेट परसेंटेज में देखो तो नॉर्वे का 1.1%, स्टिल सोचो कि 64,992, ऑलमोस्ट $65,000 इनकम होने के बावजूद भी अभी भी वो ग्रोथ कर रही है वो कंट्री। अमेरिका सेम, $52,000 के होने के बावजूद भी 1.6। श्रीलंका अंडर डेवलप कंट्री है तो 3.5 मोर होना चाहिए उसके अंदर ग्रोथ रेट, यस है। चाइना के अंदर 6.7%, इंडिया के अंदर 6%, एंड अगर हम बात करें पाकिस्तान 2.6%। स्टिल वी आर लैगिंग बिहाइंड जस्ट बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ problems related to population and increase in population, fastest rising population। यहाँ पे हर जगह जाओ, कोई भी जगह जाओ भीड़ दिखती है, एंड दैट इज द किलिंग फैक्टर हियर। कि हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब तक ये पॉपुलेशन हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तब तक हमारी कंट्री का डेवलपमेंट सोचना भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अब कंट्रोल करने का मतलब क्या? कंट्रोल करने का मतलब इंक्रीज के ऊपर आप रोक लगाओगे, बट जितनी है उतनी तो रहेगी कितने। स्टिल वी विल बी अहेड ऑफ मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड।
सो नाउ टेबुलर एक्सप्रेशन में जो बताया मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। तो हमारी जो बात करें, कंपैरिजन करें नॉर्वे के साथ में, इट इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 12 टाइम्स मोर। अमेरिका की बात करें तो ऑलमोस्ट इट इज 10 टाइम्स मोर, हमसे ज्यादा है, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम डेवलपमेंट स्लो कर रहे हैं, डेवलपमेंट का रेट हमारा उनसे ज्यादा है। पर जैसे मैंने कल समझाया था कि इट्स लाइक एन एम्प्टी वेसल, जिसमें पानी भरना है आपको। तो जब पानी भरने का शुरू करेंगे तो अपने बहुत ज्यादा स्पीड में भरना शुरू करना पड़ता है, राइट। पर जब भरने लगता है तब अपने स्लो कर देते हैं, दैट्स लाइक इसी तरह से होता है। उस वक्त जरूरत नहीं है इतनी, बट स्टिल इट हैज सर्टेन लिमिटेशंस। सी नाउ, तो per capita income as an indicator has the following limitations. Only estimates. नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की प्रॉब्लम्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। पर कैपिटा इनकम किस पे डिपेंड करती है? नेशनल इनकम के ऊपर। नाउ, नेशनल इनकम ऑलमोस्ट एवरी ईयर कैलकुलेटेड होती है, हर साल अपने गिनते हैं नेशनल इनकम। बट उसका करेक्ट डेटा भी आपको मिल जाएगा, चलो, राइट। एक बात ऐसा समझो कि अगर आप बहुत कोशिश करोगे तो अच्छा करेक्ट डेटा भी मिल जाएगा, बट पॉपुलेशन इज नॉट कैलकुलेटेड एवरी ईयर। पॉपुलेशन तो 10 ईयर्स में एक बार कैलकुलेट की जाती है, जिसको अपने क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन सेंसस। सेंसस यानी पॉपुलेशन सर्वे इज टेकन वंस इन 10 ईयर्स। तो अगर मैं 10 साल के बीच में अगर कोई भी जगह पे पर कैपिटा इनकम ढूंढना चाहता हूँ तो ओनली अप्रोक्सीमेशन, मैं खाली अप्रोक्सीमेट उसकी वैल्यू जान पाता हूँ, मैं उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं जान पाऊंगा। तो यहाँ पे अगर आपके पास पॉपुलेशन की अगर परफेक्ट फिगर ना हो तो आप पर कैपिटा इनकम कैसे ढूंढ पाओगे? दैट इज अनदर थिंग, राइट। नाउ, डिफिकल्टी इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट बता दूं, फर्स्ट में क्या याद रखना है कि नेशनल इनकम कैन बी कैलकुलेटेड एक्यूरेटली, बट व्हेन इट कम्स टू पॉपुलेशन सर्वे इट इज कंडक्टेड एवरी 10 ईयर्स। तो अगर 10 साल में एक बार किया जाएगा तो 10 साल में एक बार आज आपके पास सही पर कैपिटा इनकम आएगी, और बीच वाले जितने भी साल है उसके अंदर आपको सिर्फ अप्रोक्सीमेट वैल्यूज लेनी पड़ती है। सो दैट इज द फर्स्ट लिमिटेशन। नाउ ऑलरेडी वी हैव सीन दैट द डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। अब आगे भी बता चुका मैं, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं है। इन द सेम वे, whether per capita income should be at current price or constant price, and the related difficulties make it difficult to know the real situation। यानी यहाँ पे भी आपके पास इतना ऑप्शन नहीं होता है नॉर्मली कि कांस्टेंट प्राइस पे गिनेंगे कि करंट प्राइस पे गिनेंगे। अब करंट प्राइस यानी आज की प्राइस, और कांस्टेंट प्राइस यानी बेस ईयर की प्राइस, दैट यू नो ऑलरेडी, राइट। एंड द डिफिकल्टीज, रिलेटेड डिफिकल्टीज उसको रियल सिचुएशन को जानने में आपको डिफिकल्ट बनाते हैं। तो आप जान नहीं पाते कि रियल सिचुएशन क्या है। रियल सिचुएशन करंट प्राइस से ज्यादा अच्छी होगी कि कांस्टेंट प्राइस से ज्यादा अच्छी होगी, ये पता नहीं कर सकते हो। नाउ, इट इज जस्ट एन एवरेज। अगर मैं बोलता हूँ कि $5,497 इंडिया की पर कैपिटा इनकम है, तो दैट इज जस्ट एन एवरेज। क्या लगता है आपको कि मुकेश अंबानी की इतनी इनकम होगी? क्या लगता है कि कोई भिखारी की इतनी इनकम होगी? दोनों की इनकम में बहुत बड़ी गैप है, एक की इनकम बहुत कम है तो एक की इनकम बहुत ज्यादा है। सो एवरेज का मतलब क्या? जब अपने मीन ढूंढते हैं, मीन मीडियन एंड मोड, उसमें क्या होता है? वैसा ही नहीं, एवरेज होता है वो खाली। यानी पूरे डेटा का सिर्फ हमने एवरेज निकाले, डजंट मीन कि हर डेटा उसके साथ रिलेट कर रहा है। वैसा ही यहाँ पे भी है, देखो, पर कैपिटा इनकम सिर्फ आपको एवरेज बता रहा है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एवरेज नो डिसीजन कैन बी टेकन एंड द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज कैन नॉट बी डिसाइडेड। जैसे मैं आपको बात करूं ना, नाइजर जो कंट्री है, उसकी पर कैपिटा इनकम अच्छी खासी है, पर उसके अंदर इतनी खराब कंडीशन है कि दवाइयों के लिए लोगों के पास पैसे नहीं होते। और एक जगह पे आप देखो ना तो स्काई स्क्रैपर्स है, बड़ी बड़ी इमारतें, लोग ने अपने यहाँ पे जो 5-5 6-6 करोड़ रुपए की कार्स मिलती है, वैसी कार वहां यूज करते हैं। बट स्टिल अनदर साइड ऑफ द सेम कंट्री इज लाइक दैट, कि जहाँ पे पर कैपिटा इनकम की बात तो छोड़ो, लोगों को खाने पीने का सामान भी नहीं मिलता है, दवाइयाँ भी नहीं मिलती है, इतनी खराब कंडीशन है। तो इस तरह की ग्रीम, इस तरह की अगर बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी अगर होगी, तो अगर इनइक्वालिटी वाली कंट्री के अंदर जाएंगे तो पर कैपिटा इनकम आपको ज्यादा दिखेगी, बट स्टिल गरीब इससे बहुत कम कमाते होंगे और पैसे वाले इससे बहुत ज्यादा कमाते होंगे। सो हमको पता नहीं चलता कि ये एवरेज जो है, वो एवरेज को देख के हम
खुश हो या हमको नाराज होना चाहिए? विद इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, इफ इक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस, जैसे बताया मैंने कि हर किसी के पास पैसा इक्वली अगर जाता हो तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ ऐसा मानेंगे। क्योंकि हमारे लिए जरूरी ये नहीं है कि मुकेश अंबानी की लाइफस्टाइल सुधरे, हमारे लिए जरूरी है कि गरीब की लाइफस्टाइल सुधरे। इफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज इनइक्विटेबल, it can be said that economic development has not taken place। इसीलिए हम मानते हैं कि हमारी जैसी कंट्री के अंदर पर कैपिटा इनकम अकेला कोई इतना एफिशिएंट नहीं है, उसको अपने डेफिशिएंट मानते हैं, उसमें बहुत सारी खामियां हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज डिफिकल्टी इन कंपैरिजन। देखिए, द पर कैपिटा इनकम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज आर एक्सप्रेस इन देयर रिस्पेक्टिव करेंसीज। यानी अगर अमेरिका अपनी पर कैपिटा इनकम बताना चाहता है तो वो डॉलर में बताएगा, इंडिया रुपीज में बताएगा, राइट, चाइना अपने युआन के अंदर बताएगा। जैसी जो कंट्री उस कंट्री के अंदर अपनी अपनी करेंसी के अंदर नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है। तो अभी हमने क्या सोचा कि चलो सबको एक डॉलर में कन्वर्ट कर दो। सो नाउ अपने एक बार अपनी करेंसी में कन्वर्ट कर ले, अपनी करेंसी में कैलकुलेट कर ले, उसके बाद में आप इसको डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, यूएस डॉलर में। बिकॉज इट इज सबसे स्टेबल जो करेंसी है ना वो यूएस डॉलर है, बिकॉज एवरीवेयर इट इज एक्सेप्टेबल, दैट्स व्हाई। एंड देन कंपैरिजन कैन बी डन टू फाइंड आउट वेदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज रिलेटिवली हाई और लो। फिर उसके बाद में अपने क्या देखते हैं कि हमारी कंट्री में डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, राइट। यानी अगर कंपैरिजन करना हो तो कंपैरिजन करने से पहले अपने डॉलर के अंदर उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। अब डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इम्पोज डिफरेंट कंट्रोल्स ऑन द एक्सचेंज रेट। अब एक्सचेंज रेट के ऊपर कंट्रोल हर कंट्री अलग अलग डालती है। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में अभी कोई कंट्रोल नहीं है, इंडिया में ऐसा कोई कंट्रोल नहीं है, हमारी कंट्री टोटली फ्री है करंट अकाउंट के ऊपर। इसका मतलब यहाँ पे कंट्रोल नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की करेंसी की बात करें तो उन्होंने डॉलर के आने जाने के ऊपर कंट्रोल लगाए हुए हैं। तो होता क्या है कि मार्केट में प्रिवेलेंट होती है कि डॉलर की प्राइस $1 यानी 40 रुपये। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बता दिया कि $1 विल बी सोल्ड एट द रेट ऑफ 40 रुपीज, बट रियल अगर खरीदने जाओगे तो आपको 45-46 रुपीज में मिलेगा। दैट मीन्स हमने तो सोच लिया कि डॉलर इतने हैं हमारी पर कैपिटा इनकम, पर कौन सी प्राइस, 40 रुपए वाली प्राइस के 46 रुपीज वाली प्राइस, कौन सी प्राइस पे हम इसको कैलकुलेट करें? तो यहाँ पे हमारे लिए इस तरह का कैलकुलेशन कंपेयर करना आसान नहीं है डिफरेंट कंट्रीज के बीच में। यानी मैं आपको वापस रिपीट करके समझा देता हूँ, देखो और ज्यादा क्लियर, कि अगर किसी कंट्री ने कंट्रोल लगाया हुआ है फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर, तो मार्केट में जो कोटेड प्राइस होती है, मतलब लिस्टेड प्राइस होती है, वो अलग होती है। और सही में ब्लैक मार्केट के अंदर जो सही में मिलते हैं ना डॉलर, वो अलग प्राइस पे मिलेंगे। तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि हम कौन सी प्राइस को यहाँ पे कैलकुलेशन में ले। बिकॉज अगर अपने मार्केट प्राइस को कैलकुलेशन में लेते हैं तो वो आरबीआई के द्वारा सेट की गई है। लेकिन सिचुएशन के मुताबिक अगर अपने देखें तो वो सिचुएशन पे आपको डॉलर कभी मिलता ही नहीं है, राइट। सो दैट्स व्हाई ये हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है ना। पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री इज नॉट एक्चुअल इनकम दैट अ सिटीजन गेट्स। वो एक्चुअल इनकम नहीं है जो सिटीजन के पास होती है। पर कैपिटा इनकम एज एन इंडिकेटर हाइड्स मोर देन इट रिवील्स, एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ करेक्ट इंडिकेटर। अब बताओ कि अगर मैं किसी को बोलूं कि आपकी मेरी इनकम खुद की बात करूं, अगर $5,497 है, तो अगर आज के रेट के ऊपर अगर आप कैलकुलेट करते हो तो इट इज 76 इंटू 5,497, तो 4,17,772 रुपीज ईयरली इनकम हो गई। अगर इसको मैं डिवाइडेड बाई 12 करूँ तो ये हो जाती है 34,000, ऑलमोस्ट 35,000 अराउंड। तो 35,000 इज अ गुड फिगर। और अगर मेरे घर में चार लोग हैं तो 35,000 इंटू 4, 35,000 इंटू 4, तो इट बिकम्स 1,40,000। सो आपको लगे कि यार कितने सुखी लोग हो जाएंगे, बट इट इज नॉट लाइक दैट। यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट की इनकम को भी हमने डाला हुआ है और गरीबों की इनकम को भी डाला हुआ है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे लोग हैं ना कि जो कम होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा इनकम कमाते हैं, राइट। और गरीब ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा होने के बावजूद भी बहुत कम इनकम कमाते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे आपको क्लियरली पता नहीं चलता है, इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि इट हाइड्स मोर देन इट रिवील्स।
तो यहाँ पे आपके लिमिटेशंस हुए, 5 लिमिटेशंस हमने देखे यहाँ पे। द फर्स्ट वन वाज ओनली एस्टिमेट। एस्टिमेट यानी क्यों एस्टिमेट? क्योंकि आप नेशनल इनकम बराबर ढूंढ पाते हो, लेकिन पॉपुलेशन जो है वो 10 साल में एक बार की जाती है, तो बाकी सालों के लिए अपने सिर्फ अप्रोक्सीमेट वैल्यूज देखनी पड़ती है। नेशनल इनकम को करेक्टली ढूंढा नहीं जा सकता, उसके पीछे का कारण कि करंट प्राइस पे अपने लिए या कांस्टेंट प्राइस के ऊपर, वो डिफिकल्ट है। ये सिर्फ एवरेज बता रहा है। अगर कंट्री में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है तो डेवलपमेंट बताएगा ये, लेकिन अगर कंट्री में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है इनकम का, तो फिर वो आपको रियल सिचुएशन शो नहीं कर पाएगी। देन डिफिकल्टी इन कंपैरिजन इसलिए होता है बिकॉज हम जानते हैं कि हमको पहले अपनी करेंसी में उसको ढूंढना पड़ता है, देन आफ्टर इन द करेंसी हमको कन्वर्ट करना पड़ता है यूएस डॉलर के अंदर। सो यहाँ पे रियल एक्सचेंज रेट कौन सा अभी मार्केट में प्रेवलेंट है, दैट इज डिफिकल्ट टू नो। एंड फाइनली ये एक्चुअल इनकम सबकी नहीं होती है, इसीलिए बताया जाता है कि इट हाइड्स मोर देन इट रिवील्स। नाउ इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। पहले अपने इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ देखे पहले, फिर उसके बाद में पीक्यूएलआई देखेंगे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। For that, if economic development has taken place and how much more or less is to be measured, and for this physical quality of life index as an indicator is accepted। अब इसका मीनिंग समझते हैं, देखो क्या लिखा गया है इसमें। फिजिकल क्वालिटी का मतलब क्या? हाउ मच यू कंज्यूम, फिजिकली आप कौन सी चीजें खाते हो, कितनी चीजें पहनते हो, वो सब चीजें उसके अंदर आ गई। तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर किसी को रिवील करना हो तो हम कैसे रिवील करेंगे? कि आपको देख के कि आपने क्या पहना हुआ है, आपने क्या, आप रोज क्या खाते हो, ये सब देख के लोग डिसाइड करेंगे। आप कितना एजुकेशन लेते हो, इन सब से आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब, या तो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब ये होता है कि आप कितनी पहले कितनी चीजें कंज्यूम करते थे और अब कितनी कंज्यूम कर पाते हो। नाउ क्वालिटी ऑफ लाइफ in human beings depend on the different types of goods and services that a person consumes। आप कितना कंजम्पशन करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। The standards of consumption refer to the consumption of food, fuel and other non-durable goods। फूड, फ्यूल एंड अदर नॉन ड्यूरेबल गुड्स। पहले तो अपने सबसे इंपॉर्टेंट बात किसकी करेंगे? फूड की। फिर फ्यूल, फ्यूल इसलिए क्योंकि खाना पकाने के लिए भी चाहिए ना आपको। एंड देन आफ्टर अदर नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल नहीं, ड्यूरेबल यानी लॉन्ग लास्टिंग, और नॉन ड्यूरेबल यानी खाने पीने की चीजें आ जाती है सर इसके अंदर। फिर कंजम्पशन दूसरा इसके अंदर, ड्यूरेबल एंड सेमी ड्यूरेबल गुड्स, जो आगे नहीं इंक्लूड किया वो यहाँ पे इंक्लूड किया। आगे ड्यूरेबल नहीं है तो यहाँ पे ड्यूरेबल भी है, और सेमी ड्यूरेबल यानी टेलीविजन है, रेफ्रिजरेटर है, घर है, ये सब आपके ड्यूरेबल गुड्स के अंदर आ जाते हैं। एंड सेमी ड्यूरेबल गुड्स जो लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं है और शॉर्ट लिव्ड भी नहीं है, ऐसे उसको सेमी ड्यूरेबल बोलेंगे। एंड कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम बाय अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल, कितनी सर्विस हम कंज्यूम करते हैं ये भी इसके अंदर आता है। तो तीन चीजें आ गई देखो, एक तो फूड, फ्यूल एंड अदर नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स, एंड थर्ड वन सर्विसेज। ये तीनों चीजों को अपने यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। नाउ द कंजम्पशन स्टैंडर्ड और लिविंग स्टैंडर्ड डिटरमाइंस determines the physical quality of life। Hence, consumption or living standard is identified as physical quality of life। If the living standard of the people goes up, तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ गोन अप, यानी वो भी इम्प्रूव हुआ है ऐसा। अब सवाल कि इसमें कौन कौन सी चीजों को नॉर्मल इंक्लूड करना चाहिए। तो द कंपोजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम बाय एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 year डिटरमाइंस द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। कितना कंज्यूम करते हो, तो सबसे पहले अपने फूड देखते हैं। तो फूड में क्या आएगा? कैलोरीज, प्रोटीन एंड फैट, उसका प्रपोर्शन कितना है, कैलोरी कितनी, प्रोटीन कितना मिलता है और फैट कितनी मिलती है। देन आफ्टर हेल्थ एंड मेडिकल सर्विस, यानी 1 लाख की पॉपुलेशन के सामने कितने डॉक्टर्स अवेलेबल। इंडिया में 1 लाख की पॉपुलेशन के सामने 61 डॉक्टर्स अवेलेबल है, विच इज फार बिलो, बहुत कम है ये। देन आफ्टर हाउसिंग एंड क्लोथिंग, नंबर ऑफ हाउसेस एंड एवरेज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ईच हाउस, एक घर में कितने लोग रहते हैं।
पता है इंडिया में एक इंसान को 25 स्क्वायर मीटर की जगह मिलती है। एरिया देखो और उस एरिया को अपने डिवाइड करें पॉपुलेशन के साथ में, तो रहने की जगह कितनी है? 25 स्क्वायर मीटर की। लेकिन WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड बता रहा है कि 50 स्क्वायर मीटर की मिनिमम जगह मिलनी चाहिए। आई थिंक स्क्वायर फीट है, नॉट स्क्वायर मीटर, स्क्वायर फीट है वो। नाउ एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट, तो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जिनको प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन मिल पाता है, टेलीविजन घरों में और थिएटर जाते हैं लोग मूवीज देखने के लिए। देन ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, द एक्सटेंट ऑफ फूड, रेलवे लाइंस, नंबर ऑफ टेलीफोन पर कैपिटा। अब टेलीफोन की जगह पे मोबाइल फोन आ गए, कनेक्टिविटी मिलनी चाहिए। इसको भी इन्होंने कम्युनिकेशन को और इन्फॉर्मेशन को भी किसके अंदर इंक्लूड कर दिया है? फिजिकल क्वालिटी के अंदर इंक्लूड कर दिया है। देन एनर्जी, एनर्जी यानी पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन। हमारे यहाँ पे पर हेड पूरे साल में जितनी एनर्जी अपने कंज्यूम करते हैं वो 1000 से भी कम है, 1000 से भी कम है, यानी 1000 किलोवाट आवर से भी कम है। पूरे साल की बात कर रहा हूँ पर हेड, जबकि दूसरी कंट्रीज में 2000, 3000, 4000 से भी ज्यादा होती है पर हेड की बात करें तो हमारे यहाँ पे एनर्जी का कंजम्पशन कम है। देन पॉपुलेशन हैविंग एक्सेस टू प्योर ड्रिंकिंग वाटर। प्योर ड्रिंकिंग वाटर को अगर ड्रिंकिंग वाटर ना लिखना हो तो पोर्टेबल वाटर बोला जाता है इसको, POTABLE, पोर्टेबल वाटर। तो पीने का पानी कितने लोगों के घर तक पहुंचता है और वो भी देखा जाता है। एंड एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक इंसान जन्म लेने के बाद नॉर्मली कितने साल तक जिंदा रहता है, ये भी इसमें देखा जाता है। देन कम्स इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, कितने बच्चे एक साल, अपनी लाइफ का एक साल खत्म करने से पहले मर जाते हैं, वो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट के अंदर आता है। और ड्रेनेज फैसिलिटी, जिसको अपने अपने टॉयलेट्स बोलते हैं, वो कितने घरों के अंदर अवेलेबल है या अभी भी लोगों को दूर तक जाना पड़ता है, ये इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। इफ देर इज इम्प्रूवमेंट इन द अबाउट 10 एस्पेक्ट्स, अगर ऊपर के 10 एस्पेक्ट में अगर हमको इम्प्रूवमेंट दिखेगा, देन इट कैन बी सेड दैट देर इज इम्प्रूवमेंट इन फिजिकल क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। If there is no improvement, then it can be found out as to where improvement is needed and remedial measures can be adopted to increase the rate of development. अब इसमें से किसी भी एक जगह पे अगर आपको लगता है कि खामी आए, तो उस वक्त अपने क्या करेंगे? उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाके उसको और सुधारने की अपने कोशिश करेंगे। तो एवरी इंडिकेटर कैन बी रिलेटिवली एक्सप्रेस्ड, उसको रिलेटिवली अपने एक्सप्रेस एक दूसरे के साथ में कंपेयर करके एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल दूं, देखो अगर अपने बोले कि ड्रेनेज फैसिलिटी नहीं है बराबर, तो इसका मतलब गंदगी होगी हर जगह पे। अगर गंदगी होगी तो इसका मतलब ये होता है कि एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बीमारियां बढ़ेगी तो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाएगी और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ जाएगा। तो एक दूसरे के साथ में कनेक्शन होता है सबका। दिस इंडिकेटर, दैट इंडिकेटर विच इज द हाईएस्ट वैल्यू, उसको 100 पॉइंट दिए जाते हैं। और नाउ डेवलप कंट्रीज गिव ग्रेटर इंपोर्टेंस फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये बढ़ना चाहिए क्योंकि ये ऐसी चीजें ना जो आपको दिखती है, इसको मेजर करना आपके लिए आसान है, दैट्स व्हाई। ओके, सो यहाँ पे मुझे एंड करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ से नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो जिसको अपने कल करेंगे। कल अपने PQLI कंप्लीट करेंगे, परसों HDI हो जाएगा, एंड देन आफ्टर विल स्टॉप टिल 14 or 15th of May. Okay, thank you very much.